बीजिंग में हाल ही में दो बहुत बड़े देशों के नेता पहुंचे, लेकिन उन दोनों के स्वागत में जो फर्क था ना, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। नमस्कार, आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नए ग्लोबल ऑर्डर की नींव कैसे रखी जा रही है, इसे डिकोड करेंगे। अब जरा इस कूटनीतिक खेल को समझिए। एक तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पूरे 9 साल बाद चीन पहुंचे। उन्हें रिसीव करने कौन आया? स्टेट काउंसिल के वाइस प्रीमियर, जो रैंक में काफी नीचे आते हैं। और फिर व्लादिमीर पुतिन की एंट्री होती है। उन्हें रिसीव करने के लिए चीन के टॉप डिप्लोमेट वांग ही खुद एयरपोर्ट पर खड़े थे। चीन ने बिना एक शब्द कहे पूरी दुनिया को बता दिया कि उनके लिए असली वीआईपी आखिर है कौन। और ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट है ना, ये कोई रातों रात नहीं मिला है। 40, जी हाँ, 40 बार साल 2013 से लेकर अब तक शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे से 40 बार मिल चुके हैं। सोचिए, एक तरफ ट्रंप का 9 साल का गैप और दूसरी तरफ ये लगातार मुलाकातें। ये आंकड़ा खुद चीख चीख कर बता रहा है कि पिछले एक दशक में इन दोनों के बीच कितनी गहरी बॉन्डिंग बन चुकी है। पुतिन का जो स्वागत हुआ ना, वो बिल्कुल देखने लायक था। एकदम शानदार रेड कारपेट, पूरा मिलिट्री ऑनर, दोनों देशों के झंडे लहराते हुए बच्चे और ग्रेट हॉल में एक ऐसा रिसेप्शन जो किसी राजा महाराजा के इवेंट से कम नहीं था। दरअसल ये सिर्फ एक स्वागत था ही नहीं, ये एक पावर शो था। चीन ने पूरी शानो शौकत के साथ दुनिया को दिखा दिया कि देखो, रूस के साथ हमारी दोस्ती कितनी पक्की है। अब सवाल ये है कि इतनी भव्यता क्यों? दरअसल इस पूरी यात्रा को रूस चीन ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस की 25वीं वर्षगांठ यानी सिल्वर जुबली का नाम दिया गया। सुनने में भले ये एक आम औपचारिकता लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मैसेज था। संदेश साफ था, हम लंबी रेस के घोड़े हैं और हमारी ये साझेदारी किसी भी बाहरी दबाव से टूटने वाली नहीं है। तो इसका वैश्विक मतलब क्या है? कई एक्सपर्ट्स इसे कोल्ड वॉर 2.0 कह रहे हैं। याद है ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया था? वो कभी सीधे नहीं लड़े, बल्कि दूसरों को सपोर्ट किया। बस वही रणनीति अब चीन अपना रहा है। वो सीधे किसी जंग में नहीं उतर रहा, बल्कि अपनी मजबूत इकोनॉमी का इस्तेमाल करके अपने सहयोगी देशों को पीछे से फाइनेंस कर रहा है। एक तरह से वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का फाइनेंशियल इंजन बन गया है। इस पीछे से सपोर्ट वाली रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण ईरान है। पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए, काटसा जैसे कानूनों की धमकियां दी, लेकिन चीन ने क्या किया? उसने बिना डरे ईरान के साथ $500 बिलियन की एक भारी भरकम तेल डील कर डाली। सीक्रेट जहाजों से तेल खरीदा और ईरान की इकोनॉमी को गिरने नहीं दिया। और बिल्कुल यही फॉर्मूला आज वो रूस के साथ भी अपना रहा है। और इसी रणनीति का नतीजा है ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा, $237 बिलियन। आज के समय में रूस और चीन के बीच इतना बड़ा व्यापार हो रहा है। जब पश्चिमी देशों ने रूस से पूरी तरह किनारा कर लिया, तो यही $237 बिलियन रूस के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर साबित हुए। सच कहें तो चीन की इस पार्टनरशिप के बिना रूसी अर्थव्यवस्था शायद अब तक ढह चुकी होती। ये छलांग कितनी बड़ी है, इसे ऐसे समझिए। 2021 में यानी यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले इन दोनों के बीच $146 बिलियन का व्यापार था। लेकिन जैसे ही संघर्ष शुरू हुआ, ये सीधा उछलकर $237 बिलियन के पार पहुंच गया। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस को यूरोप से दूर तो कर दिया, लेकिन अनजाने में उसे बहुत ही तेजी से चीन की गोद में बैठा दिया। अब देखते हैं कि ये दोनों आपस में क्या लेन देन कर रहे हैं। ये एकदम परफेक्ट गिव एंड टेक है। चीन रूस को दे रहा है एडवांस मशीनें, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट के साधन और सबसे जरूरी एक ग्लोबल इकोनॉमिक शील्ड यानी आर्थिक ढाल। और बदले में रूस वो चीन को दे रहा है सस्ता क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और ढेर सारे प्राकृतिक संसाधन। चीन को दुनिया का सबसे सस्ता ईंधन मिल रहा है, इसलिए वो पश्चिमी देशों के टैरिफ की परवाह भी नहीं कर रहा। सिर्फ इस ऊर्जा व्यापार का ही स्केल देखिए। अकेले $100 बिलियन का व्यापार तो सिर्फ रूस से चीन जाने वाले तेल और गैस का है। किसी जमाने में यही तेल और गैस यूरोप की फैक्ट्रियों को चलाते थे, लेकिन अब जब यूरोप के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो चीन रूस के लिए सबसे बड़ा और पक्का ग्राहक बन गया है। और ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर हो रहा है। 2022 से पहले नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनें यूरोप को ऊर्जा देती थी। आज की तारीख में पावर ऑफ साइबेरिया 1 चीन को गैस सप्लाई कर रही है। और सुनिए, 2025 तक पावर ऑफ साइबेरिया 2 भी मंगोलिया होते हुए सीधे चीन तक पहुंचेगी। मतलब रूस का वो पूरा एनर्जी स्ट्रक्चर जो दशकों से पश्चिम की तरफ मुड़ा था, वो अब हमेशा के लिए पूर्व की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इन सब का नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये है कि चीन अब ग्लोबल स्टेज पर बड़े भाई के रोल में आ गया है। भले ही कागजों पर रूस इस व्यापार में थोड़ा फायदे में दिख रहा हो, लेकिन असलियत ये है कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था अब चीन पर टिकी है। सोचिए, अगर कल को चीन रूस से तेल लेना बंद कर दे तो रूस के पास कोई दूसरा इतना बड़ा बाजार है ही नहीं, और यही निर्भरता चीन को इस रिश्ते में बॉस बना देती है। और बस यहीं से शुरू होती है रूस की सबसे बड़ी कूटनीतिक दुविधा। एक तरफ है भारत, जो दशकों से रूस का एक पुराना, परखा हुआ और भरोसेमंद रक्षा साझेदार है, और दूसरी तरफ है चीन, जो आज के समय में रूस की इकोनॉमी चला रहा है। जरा सोचिए, अगर भविष्य में कभी भारत और चीन के बीच कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाए तो रूस क्या करेगा? अपने पुराने दोस्त और अपनी आज की इकोनॉमिक लाइफलाइन के बीच बैलेंस बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हमारे पूरे दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं। दूसरी बात, जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थितियां आईं तो रूस की तरफ से वो पुराना ठोस सपोर्ट मिसिंग लगा जिसकी शायद उम्मीद थी। और इसके ऊपर ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंच नाटो के विकल्प बन रहे हैं जिन पर चीन का भारी दबदबा है। ये सब मिलकर भविष्य के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करते हैं। तो इस पूरी बदलती दुनिया का हमारे लिए सीधा सा सबक क्या है? जब ग्लोबल ऑर्डर इतनी तेजी से पलट रहा हो, पुराने दोस्त नए गुटों में जा रहे हों, तो किसी भी स्वतंत्र देश के लिए सेल्फ रिलायंस यानी घरेलू आत्मनिर्भरता और अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना अब कोई चॉइस नहीं रह गया है। ये अब एक परम आवश्यकता है। इस नए माहौल में खुद पर निर्भर होना ही किसी भी देश की सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कूटनीति के शतरंज पर चालें लगातार चली जा रही हैं। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूत विटकॉफ को मॉस्को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका इस नए रूस चीन गठबंधन को चुपचाप बैठकर नहीं देखने वाला है। उसकी भी अपनी रणनीतियां तैयार हो रही हैं। तो आने वाले दिनों में ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर कल को क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो रूस अपनी इस बेतहाशा चीनी निर्भरता और अन्य सहयोगियों के साथ अपने पुराने ऐतिहासिक संबंधों के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाएगा? क्या मजबूर अर्थव्यवस्था पुराने और पक्के कूटनीतिक रिश्तों को निगल जाएगी? इस सवाल का जवाब ही हमारे कल की दुनिया तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर पर विचार करते रहिएगा।